अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। आज जो है हम अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी एक वंस अगेन जो है ना रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत की ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिन से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकी। तो डेट्स वाई जो है ना अब हम अपना रेगुलरली इंशाल्लाह डेली का जो है ना काम किया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है फ्रेज़, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज़, क्लॉज एंड सेंटेंस जो है ना ये हर बंदे को जो है ना पता होना चाहिए, जो कि इंग्लिश का स्टूडेंट है या नहीं है। क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, आप जितने भी यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, वो आपके वन पेपर एमसीक्यू हो गए, पीपीएससी का भी, एफपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएसएस पीएमएस के एस्पायरेंट हैं, या फिर आप वैसे अपनी जो है ना इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और स्पेशली जो वन पेपर एमसीक्यू होता है ना, उसमें काफ़ी एमसीक्यूज जो है ना वो इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेज़ की। अब आपने देखना है कि फ्रेज़ क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस दैट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मतलब लफ्ज़ों का एक मजमूआ होता है। वो 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और वो एक सेंटेंस का पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जो कि एक साउंड मैसेज जो है ना वो दे रहे होते हैं। अब देखिए, अ फ्रेज़, अब इसकी पहचान क्या होती है। अ फ्रेज़ डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट, वर्ब और बोथ। यानी एक फ्रेज़ जो होता है ना उसके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं होता, या तो वर्ब नहीं होता, या फिर दोनों ही नहीं होते। मतलब देखिए, इन द मॉर्निंग, मतलब ये एक सेंस तो देती है। फ्रेज़ जो है ना, फ्रेज़ का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जो कि एक सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे कि इन द मॉर्निंग, बस टू द मॉल रोड, गोइंग टू मॉल रोड, ऑन द टेबल, इन द रूम। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कि जो सेंस तो दें लेकिन कंप्लीट सेंस ना दें, मतलब इनको अपना मतलब पूरा करने के लिए और वर्ड्स की ज़रूरत पड़े, तो वो हमारे जो है ना फ्रेज़ कहलाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे। अब फ्रेजेस की जो है ना आगे से टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक नाउन फ्रेज़ है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़ है, वर्ब फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़, जिरेंट फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़ एंड एब्सोल्यूट फ्रेज़। अब वन बाय वन करके जो है ना इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज़ की। अ फ्रेज़ डैट एक्ट एज अ नाउन इन अ फ्रेज़ इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज़। कि यानी कोई ऐसी फ्रेज़ किसी फ़िक्रे के अंदर जो कि एक नाउन के तौर पे जो है ना इस्तेमाल हो रही हो, नाउन का जो है ना काम कर रही हो। नाउन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़, जगह, शख्स के नाम को जो है नाउन कहा जाता है ना। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस का यानी ऐसा पार्ट जो कि एज अ नाउन बिहेव कर रहा हो, उसे हम जो है ना हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं। इट कंटेन्स अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स विच मॉडिफाई द नाउन्स। इसकी शर्त क्या होती है नाउन फ्रेज़ की, इसके अंदर एक तो नाउन मौजूद होता है। वो नाउन जो है वो कोई भी हो सकता है, वो किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी जो है ना चीज़ का नाम भी हो सकता है। और इसके साथ जो है ना रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। मतलब फ्रेज़ हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है ना, सिंगल वर्ड नहीं होता कभी भी फ्रेज़ में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। तो उस नाउन से रिलेटेड जो है ना वर्ड्स उसके साथ लगे होते हैं, जो कि उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उस नाउन की डिटेल्स बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस। अब क्या है, अब ये देखिए जो ज़रा बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस, तो ये एक जो है ना नाउन फ्रेज़ है। अब इसमें नाउन कौन सा है, हाउस। हाउस जो है आपका नाउन है, और अ ह्यूज ब्यूटीफुल जो है ना इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस जो है आपकी फ्रेज़ कहलाएगी। इसी तरह से शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब क्या है कि आप बात जो है मेनली इसमें शर्ट की हो रही है। शर्ट एक नाउन है, और अ डिसेंट ब्लैक शर्ट जो है ना ये एक जो है फ्रेज़ है। और अ डिसेंट और आ डिसेंट ब्लैक, ये 3 वर्ड जो हैं इस शर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस शर्ट की डिटेल्स बता रहे हैं। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी। अब हम अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में बता रहे हैं, तो वो जो रिलेटिव है ना, कोई एक हमारे रिश्तेदारों में से एक, उस बंदे का नाम नहीं लिया गया, वन ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो मतलब रिश्तेदार की बात हो रही है और उनमें से किसी एक की बात हो रही है। तो रिलेटिव जो है वो आपका नाउन है, और क्लोज रिलेटिव, वन ऑफ आर क्लोज जो है ना इस रिलेटिव को, इस रिश्तेदार को मॉडिफाई कर रहा है, इस रिश्तेदार के बारे में डिटेल्स बता रहा है। इसी तरह से अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब इसमें नाउन कौन है, वुमेन है, एक औरत है। और आ वुमेन के साथ इन द विंडो जो है वो मतलब वो औरत जो कि खिड़की पे है, वो मदद के लिए चिल्ला रही है। आ वुमेन आपका नाउन है, इन द विंडो जो है वो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ड्स, और आ वुमेन इन द विंडो कंप्लीट नाउन फ्रेज है।
इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। अ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है ना, ये मेनली यूज़ होती है आपकी ऑब्जेक्ट के साथ, और यानी कोई भी ऐसी फ्रेज जिसके साथ प्रेपोजिशन लगी हो और वो किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल बता रही हो कि जो है ना वो बिल्ली जो है कहाँ बैठी है, ग्लास जो है कहाँ रखा है, इस तरह से यानी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में जो है बता रही हो, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बता रही हो, तो वो आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। वो अब आप जो है ना नाउन की एज अ जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, मतलब यानी किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, फिर या फिर वो किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता है। अब देखिए, द किड्स वर लॉफिंग एट द जोकर। अब इसमें जो बोल्ड करके लिखा हुआ है एट द जोकर, जो है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जोकर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और एट दी जो है वो इसके साथ प्रेपोजिशन अटैच होगी, और एट दी जोकर जो है ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। ये आपने चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि समटाइम जो है ना वो आपको पेपर में इस तरह के जो है ना पीपीएससी में स्पेशली जो है ना इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से वाली जो है ना फ्रेज़ है। मतलब वो आपको जो है एक इस तरह से लाइन लिखी हुई दे देंगे कि दे देते हैं द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो हाईलाइटेड या अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना ये कौन सी फ्रेज़ हैं, ये नाउन फ्रेज़ हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज़ हैं, या फिर जीरेंट फ्रेज़ हैं, या इस तरह के ऑप्शंस आपको दे देंगे। इसके बाद देखिए, ही इज़ स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब ऑन द कारपेट जो है, कारपेट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन दी आपकी प्रपोजिशन है, और ऑन दी कारपेट आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। इसके बाद द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। अब एट दी ब्लैक बोर्ड जो है ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज है, ब्लैक बोर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, और ब्लैक बोर्ड के साथ एट दी जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये प्रपोजिशन इसको मॉडिफाई कर रही है, और एट दी ब्लैक बोर्ड आपकी फ्रेज कहलाएगी। ही ड्राइव्स अ कार एट अ हाई स्पीड। एट अ हाई स्पीड जो है ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज है, और हाई स्पीड जो है, स्पीड जो है ना वो आपका यहाँ पे जो है ना नाउन है, और एट अ हाई नाउन है या फिर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और एट अ हाई जो है ना वो इस प्रपोजिशन को इसके साथ प्रपोजिशन है, और ये कंप्लीट जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद आ जाता है ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। अब वॉइस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है, और इसके साथ इन अ लाउड, यानी ये इसकी डिटेल बता रहे हैं ना, इन अ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन अ आपकी प्रपोजिशन हो गई, और ये जो है आप इन अ लाउड वॉइस आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद आ जाती है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव आपको पता है कि कोई ऐसा वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर जो किसी चीज़ की गुड और बैड क्वालिटी को बयान करता है, किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट को बयान करता है ना, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अ फ्रेज डैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर यानी ऐसी फ्रेज़ जो कि उसकी खामी को या खूबी को बता रही होती है, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये भी एक नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होती है, कि यानी उसके फ़िक्रे के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है ना उसकी या तो खामी को बता रही होगी, या तो खूबी को बता रही होगी, या तो वो ये कह रही होगी कि ये ब्यूटीफुल लड़की है, या फिर ये कह रही होगी कि ये ब्रेव लड़का है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, अ किड ऑन द रूफ इज़ लुकिंग एट द स्काई। अ किड ऑन द रूफ इज़ लुकिंग एट द स्काई। अब एक बच्चे की बात हो रही है, लेकिन किस बच्चे की, जो कि छत पे है। तो ऑन द रूफ जो है ना वो इस बच्चे के को एक किड का जो नाउन है ना उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह से शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। अब इसमें जो अ ब्यूटीफुल ब्राउन है ना जी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये एक चेयर की खूबसूरती के बारे में, उसके कलर के बारे में बता रही है, इसलिए अ ब्यूटीफुल ब्राउन को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अ लेडी विद लॉन्ग हेयर इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। अब एक लेडी की बात हो रही है, उस लेडी की खासियत क्या है, क्या खसूसियत है कि उसके बाल लंबे हैं, तो इसमें विद लॉन्ग हेयर जो है वो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह से अ स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज वॉन द कॉम्पिटिशन। अब एक स्टूडेंट जो है, एक नाउन की बात हो रही है, लेकिन वो कौन सा स्टूडेंट, जो कि मेरे कॉलेज का है, जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ता है, जो मेरे कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए फ्रॉम माई कॉलेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब पहले किसे कहते हैं, पहले ये समझ लें। एडवर्ब जो है वो एड और वर्ब से मिलके बनता है, तो इसलिए यानी ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब के मायने में इजाफा करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अ फ्रेज डेट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसी फ्रेज जो कि एज अ एडवर्ब बिहेव कर रही हो,
मतलब वो जो है इट मॉडिफाइज वर्ब, मतलब वो वर्ब के बारे में बताती है। पहले हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा है कि एडजेक्टिव फ्रेज होती है ना वो नाउन की या फिर प्रोनाउन की डिटेल्स बताती है, प्रोनाउन को या नाउन को मॉडिफाई करती है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज क्या करती है, ये वर्ब की डिटेल्स बताती है। इट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, कि इसका काम ये होता है कि ये तो या तो आपको वर्ब की डिटेल बताएगी या फिर एडजेक्टिव्स की डिटेल बताएगी या फिर दूसरे एडवर्ब जो यूज़ हुए होंगे सेंटेंस के अंदर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देगी। अब एग्जाम्पल देखिएगा, ही ड्राइव्स अ कार एट अ वेरी हाई स्पीड, मतलब एक कार ड्राइविंग तो हो रही है लेकिन किस तरह से हो रही है, वेरी हाई स्पीड। तो इसमें एट आ वेरी हाई स्पीड जो है वो आपकी एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग जो है वो आपका वर्ब है लेकिन कैसे भाग रहा है, वेरी फास्ट, तो इसमें वेरी फास्ट जो है वो आपकी एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से शी ऑलवेज स्पीक्स इन आ रिस्पेक्टफुल वे, अब स्पीक्स जो है वो आपका वर्ब है लेकिन वो बोलती कैसे है, इन आ रिस्पेक्टफुल वे, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अंदाज में बोलती है, तो इसलिए इन आ रिस्पेक्टफुल वे जो है वो आपकी एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से दे वॉक्ड अलॉन्ग द वॉल, अब वॉक जो है वो आपका वर्ब है, वो चले लेकिन कैसे चले, अलॉन्ग द वॉल, दीवार के साथ साथ चले, तो अलॉन्ग द वॉल जो है वो आपकी एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से ही स्टेड एट कॉलेज फॉर अन फ्यू आवर्स, स्टेड जो है वो आपका वर्ब है लेकिन वो कॉलेज तो रुका लेकिन कितनी देर के लिए, फॉर आ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए या चंद घंटों के लिए, तो फॉर आ फ्यू आवर्स जो है वो आपकी एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से हम आ जाते हैं वर्ब फ्रेज पे। अब वर्ब हमें पता है कि जो ऐसा यानी कोई सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो कि एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है ना, उसको वर्ब कहते हैं, जिसको उर्दू में हम फेल कहते होते थे। अब वर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस। ये वर्ब फ्रेज जो होती है ना उसमें एक तो आपके जो है ना वर्ब होते हैं। अब वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, और उसकी जीरेंट फॉर्म मतलब आईएनजी वाली भी हो सकती है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, कुड, शुड, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो फ्रेज़ बनती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के जो फ्रेज़ बनती है उसे वर्ब फ्रेज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ राइटिंग आ लेटर, तो इज़ जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग आपका वर्ब है, तो इज़ राइटिंग आपकी वर्ब फ्रेज़ है। इसी तरह से ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, अब हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ड आपका जो है वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हैज़ पास्ड आपकी वर्ब फ्रेज़ कहलाएगी। इसी तरह से दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, अब इसमें जो हैव बीन है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है आपका वर्ब है, तो हैव बीन प्लेइंग को हम यहाँ पे वर्ब फ्रेज़ कहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज़ पे। अब इन्फिनिटिव फ्रेज कौन सी होती है, जिसमें जो है ना टू का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है ना, उन सेंटेंसेस को जो है ना इन्फिनिटिव सेंटेंसेस और फ्रेजेस को इन्फिनिटिव फ्रेजेस कहा जाता है। एन इन्फिनिटिव फ्रेज कंटेन्स एन इन्फिनिटिव एंड मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द इन्फिनिटिव, मतलब इस फ्रेज का काम ये होता है कि जो इन्फिनिटिव सेंटेंसेस हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो कि मॉडिफायर्स हैं ना उसके बारे में डिटेल देती है। एन इन्फिनिटिव फ्रेज एक्ट एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ना वो एक फिक्रे में नाउन की जगह पे भी आ सकती है, एडजेक्टिव की जगह पे भी आ सकती है और एडवर्ब की जगह पे भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू ड्राइव अ कार, आई लाइक टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव अ कार जो है ये आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज है, मतलब टू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो आपकी जो है ना इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाती है। इसी तरह से टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम इज़ द एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है टू गेट सक्सेस इन एग्जाम जो है ना वो आपकी वर्ब फ्रेज है, सॉरी इन्फिनिटिव फ्रेज है। इसी तरह से द गवर्नमेंट हैड मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर जो है वो आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज है क्योंकि टू के साथ हेल्प जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इसी तरह से शी सैंग अ सॉन्ग टू प्लीज़ द ऑडियंस, टू जो है वो आपकी टू के साथ प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना, ऑडियंस को खुश करने के लिए उसने जो था ना गाना गाया, तो टू प्लीज़ द ऑडियंस जो है वो आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज है। इसके बाद आ जाते हैं हम जीरेंट फ्रेज पे। अब जीरेंट हमें पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी का इजाफा हुआ होता है ना उसे जीरेंट कहा जाता है। अब इसी तरह से अ जीरेंट फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ अ जीरेंट मॉडिफायर्स एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स लिंक टू द जीरेंट। अ जीरेंट फ्रेज फंक्शंस एज अ नाउन इन द सेंटेंस। अब जीरेंट जो है ना उसको जीरेंट फ्रेज का क्या काम होता है कि वो जो है उस डिफरेंट जीरेंट से भी मिलकर बन सकती है, मतलब ईटिंग, सिंगिंग, लाइकिंग, इस तरह से, या फिर जो है वो जीरेंट से रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं ना जो उसके साथ लिंक होते हैं या उसके साथ जुड़े होते हैं या उसकी डिटेल्स बता रहे होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, उनके बारे में जो है ना वो जीरेंट फ्रेज कहलाती है। अब जीरेंट फ्रेज का काम क्या होता है, वो हमेशा सेंटेंस में नाउन की जगह पे बिहेव करती है, मतलब सिंगिंग
वैसे तो सिंगिंग हमें पता है कि सिंगिंग अगर हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको यूज़ करें ना तो फिर हम कहते हैं ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसको जो है ना सॉरी एज अ जीरेंट यूज़ किया जाता है ना तो इसका मतलब होता है गाना, ईटिंग खाना। मतलब यानी अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा ना तो उसका मतलब होता है खा रही हूँ, जा रही हूँ। लेकिन जब वो एज अ जीरेंट यूज़ होता है तो उसका मतलब जो है वो नाउन एज अ नाउन होता है। फॉर एग्जांपल ईटिंग का मतलब खाना होता है, स्लीपिंग का मतलब सोना होता है, वॉकिंग का मतलब चलना होता है, रनिंग का मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए आई इंजॉय लिसनिंग टू द म्यूज़िक। अब लिसनिंग जो है यहाँ पे एज अ नाउन जो है वो काम कर रहा है, तो इसलिए लिसनिंग टू द म्यूज़िक जो है वो आपकी जिरंड फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लिसनिंग जो है वो एज अ जिरंड आया है। इसी तरह से द सिटिंग इन द सन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन डी, के जो धूप में बैठना जो है ना उससे जिस्म को जो है ना विटामिन डी मिलता है। तो सिटिंग इन द सन जो है वो आपकी जिरंड फ्रेज है। द क्राइंग ऑफ द बेबी डिस्टर्ब्ड एवरीवन, के बच्चे के रोने ने हर एक को जो था ना डिस्टर्ब कर दिया। तो द क्राइंग ऑफ द बेबी जो है ना वो यहाँ पे जिरंड फ्रेज है। इसके बाद आ जाते हैं पार्टिसिपल फ्रेज पे। अब पार्टिसिपल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफायर्स एंड अदर्स लिंक्ड वर्ड्स। कि एक पार्टिसिपल फ्रेज जो है ना वो किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, उस पर कंसिस्ट करता है। या फिर पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को। जैसे वॉक की सेकंड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना वो होती है वॉकिंग, और पास्ट पार्टिसिपल जो है ना वो होती है वॉक्ड। इसी तरह से मॉडिफायर्स एंड अदर लिंक्ड वर्ड्स, और उसके साथ जो वर्ड्स अटैच होते हैं या फिर जो उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना वो हमारी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाती है। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज़ पंक्चुएटेड विद कॉमास, और इसकी जो पंक्चुएशन है ना वो कॉमास के साथ की जाती है, तब जाके फ़िक्रे का मतलब जो है वो कंप्लीट सेंस जो है वो समझ आती है। द स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड्स नीड एन एक्स्ट्रा पेज। अब देखें कि इसको जो है ना जो इसमें पार्टिसिपल फ्रेज थी ना हमारी रेजिंग देयर हैंड्स, उसको जो है ना कॉमा के साथ अलहदा कर दिया गया है। और रेजिंग देयर हैंड कौन सी आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है जिसमें आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली ये फ्रेज है। इसी तरह से शी गॉट अ मेल स्टेटिंग द बुक हर एग्जाम सॉरी स्टार्टिंग अबाउट हर एग्जाम। यहाँ पे जो है ना आ रहेगा स्टार्टिंग अबाउट हर एग्जाम्स, तो ये स्टार्टिंग अबाउट हर एग्जाम जो है ये आपकी जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरह से द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब मेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है ना पास्ट पार्टिसिपल। मेड ऑफ प्लास्टिक जो है इसको कॉमा से भी लैदा कर दिया गया है और सेकंड फॉर्म भी यूज़ हुई है, तो इसको हम अपनी क्या कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। इसी तरह से आ जाते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज पे। Absolute phrase. An absolute phrase is a group of words that modifies an independent clause as a whole. Absolute phrase क्या होती है? An absolute phrase is a group of words that modifies an independent clause as a whole. अब ये समझने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि ऐसी क्लॉज जो कि एज अ सेंटेंस जो है ना अलोन खड़ी हो सकती है, मतलब एज अ सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे सकती है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आगे हम क्लॉज पढ़ेंगे ना, फिर उसकी भी टाइप्स पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसी फ्रेज जो कि एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना उसको मॉडिफाई कर रही हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी हैविंग बुक्स इन हर हैंड वॉज गोइंग टू कॉलेज। अब आप शी को भी छोड़ दें, वॉज गोइंग टू कॉलेज को भी छोड़ दें। अब देखें हैविंग बुक्स इन हर हैंड, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं ना कि उसके हाथ में किताबें थी या वो किताबें उठाए हुए थी। तो मतलब इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे कि ऐसी क्लॉज जो कि एज अ सेंटेंस जो है ना, अगर इसके साथ मतलब शी भी ना होता, वॉज गोइंग टू कॉलेज भी ना होता, तब भी ये कंप्लीट सेंस दे सकती थी। इसी तरह से द रेसलर्स हैविंग एंगर इन हिज आइज लुक्ड एट द अपोनेंट रेसलर। अब इसमें भी जो है वो बोल्ड हुआ ना हैविंग एंगर इन हिज आइज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर दी रेसलर भी यहाँ पे ना होता, लुक्ड एट द अपोनेंट रेसलर भी ना होता, तो उसके बावजूद ये कंप्लीट सेंस दे सकता है कि हैविंग एंगर इन हिज आइज, कि उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था या वो उसकी अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए था। तो इसलिए जो है ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसी जो ऐसी फ्रेज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई कर रही होती है या उसके बारे में बता रही होती है, उसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। ये थी हमारी फ्रेज की टाइप्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी ग्रुप में इसकी एक्सरसाइजेज जो है ना वो मैं शेयर कर दूँगी, आपने उनको सॉल्व करना है और जो है ना असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। और आफ्टर डैट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लॉज जो है उसी तरह से डिटेल में समझाऊँगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।